हाँ, तो बेटा सिंपल सी बात है, जो हमने आपको बोला कि वो मिनिमम रेट जो कंपनी को 100% अर्न करनी ही करनी है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और सिंपल सी बात है कंपनी की जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन रहे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है बेटा, यहाँ पे शेयर की मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने का ये भी मतलब है, ऐसा नहीं हो कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा हो तो आपके शेयर की मार्केट प्राइस कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रही हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब नेगेटिव पीरियड होगा, रिसेशन पीरियड होगा, तो ये नहीं कि आपकी कंपनी की शेयर का ही मार्केट प्राइस फॉल होगा। जितनी भी कंपनीज है सबकी शेयर का मार्केट प्राइस, शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो फॉल होगी, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हो कि आपकी कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हो रही हो। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा शेयर की मार्केट प्राइस गिरेगी, लोगों का ट्रस्ट आपके से जाएगा और लोग आपके साथ एसोसिएट होना पसंद नहीं करेंगे। तो ये थी बेटा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की प्रॉपर डेफिनेशन। अब उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो जो भी पैसा कंपनी ने मार्केट से लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू रेज किया, उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट क्या पे करना है, इसको हमने बोला हमारी कैपिटल की कॉस्ट। ठीक है, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन बता दी। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इनकम है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो एक्सपेंस है। इज इट क्लियर और नॉट? यस इट इज। और उसके बाद वो डेफिनेशन हमने आपको लिखवाई, सिंपल डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग है, वन वर्ड में आपसे कोई भी पूछता है तो आंसर देना है रिटर्न या फिर स्लैश रिवॉर्ड। और उसके अलावा यदि कोई डिटेल कॉन्सेप्ट में आपसे पूछता है तो रिटर्न कितना, तो हमने कहा वो मिनिमम रेट हर कंपनी को अर्न करनी ही करनी होगी अपने इन्वेस्टमेंट पे, यदि उसे मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। छोटा सा एग्जांपल दिया, हमारी जो कट ऑफ रेट आ रही है 10% आ रही है, तो हमें 10% से ज़्यादा ही कमाना होगा यदि हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। क्योंकि हम 10% या उससे ऊपर कमाते हैं तो हम अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे और साथ ही साथ हम अपनी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है बेटा उसको भी मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब जल्दी से आप इन दोनों डेफिनेशन को बेटा कॉपी कर लीजिए और उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर जल्दी से डेफिनेशन को कॉपी करें और उसके बाद फिर हम एक एक इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं जिन सोर्सेज के थ्रू हमने फंड को रेज किया। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 2 मिनट मैंने आपको दिए, फटाफट जल्दी से कॉपी करें। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हेडिंग डालिए बेटा, इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है इसका प्रैक्टिकल पोर्शन, समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन में अपन बात करते हैं तो मैंने आपको जो मेजरली बताया बेटा, हमने कहा कंपनी ने 4 सोर्सेज के थ्रू फंड को रेज किया और वो 4 सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हमने कहा एक आप शेयर के थ्रू पैसा उठा के लाए, एक आप डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा के लाए, एक आप बैंकों से जो आपने लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया उसके थ्रू हमने पैसा उठाया। और एक चीज और है बेटा जो हम नई चीज सीखेंगे। हेडिंग डालिए सबसे पहले बेटा, हेडिंग क्या डालनी है बेटा? हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिफरेंट sources of fund, calculation of cost for different sources of fund। कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हमने पैसा उठाया मार्केट से। तो आइए बेटा सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। दूसरा लिखिए बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी
शेयर कैपिटल, और फोर्थ लिखिए बेटा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 4 सोर्सेज हमने आपको बताए। पहला सोर्स है बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, किसके थ्रू आप पैसा लाए बेटा, डिबेंचर के थ्रू। सेकंड हमें जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरी कॉस्ट है बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ है बेटा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग को आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा वो पढ़ा है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। उसके अलावा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन चारों कॉस्टों की जो आप चारों जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप पैसा ला रहे हैं। बेटा मैंने क्या कहा था, मैनेजमेंट को इंडिविजुअल कॉस्ट से मतलब नहीं होता। मैनेजमेंट कहता है कि हमें ओवरऑल कॉस्ट बताइए कि ओवरऑल कॉस्ट क्या इनकर्ड हुई। तो बेटा उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो हम टर्म यूज करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी का एक नाम और होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में WACC बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गई बात बेटा। तो हमें 4 सोर्सेज की कॉस्ट निकालनी है, एक डिबेंचर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर और एक लास्ट में हमें निकालना है बेटा रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हमने बोला रिजर्व एंड सरप्लस। और जब चारों को मिक्स कर दें, चारों का जो कंबाइन होगा उसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कॉस्ट जिसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो फटाफट जल्दी से आप कॉपी कर लेना, नहीं तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप इनको कॉपी कर लेना। तो आज हम सबसे जो पहली हमारी कॉस्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सबसे पहली कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है बेटा, सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब ध्यान रखिए जब हम डिबेंचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा उसको हम यहां एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका सिंबल होगा, सिंबल क्या होगा बेटा, सिंबल होगा K फॉर कॉस्ट और D फॉर डिबेंचर। K फॉर कॉस्ट, D फॉर डिबेंचर। कई बुक्स में इसको बेटा CD से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, CD से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन हम इसको बेटा K से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं और आपको भी एग्जाम हॉल में K से ही रिप्रेजेंट करके आना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो बेटा हम आपको पहले ही बता चुके, जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए उसका मतलब होता है डेट या फिर लोन। जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए उसका मतलब होता है बेटा डेट या फिर लोन। और डेट या लोन और डिबेंचर में फर्क कितना सा है, डिबेंचर पे भी कंपनी को क्या पे करना है बेटा, इंटरेस्ट। लोन पर भी कंपनी को क्या पे करना है बेटा, इंटरेस्ट। बस डिबेंचर और लोन में फर्क इतना सा होता है कि डिबेंचर में कंपनी किसी के पास जाती नहीं है। आज अपन लोन लेते हैं तो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी पूरी प्रोफाइल चेकआउट करती है और आपकी प्रोफाइल ओके होती है तो आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। लेकिन बेटा इन केस ऑफ डिबेंचर कंपनी किसी के पास जाती नहीं है, उल्टा कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, पब्लिक को बुलाती है, पब्लिक से बोलती है हमारे पास आओ। पब्लिक बोलती है क्या करने आए, तो कंपनी का आंसर आता है हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें पैसा दीजिए।
पब्लिक बोलती है हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इन रिवर्ट उसके बदले में आप हमें क्या पे करोगे? तो कंपनी का आंसर आता है बेटा हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे। पब्लिक बोलती है इंटरेस्ट तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि आप हमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें कब लौटाओगे। मान लीजिए आज यदि कंपनी एक डिबेंचर मार्केट में 100 रुपीज का इशू करती है, तो डिबेंचर होल्डर बोलता है कि आप हमें ये 100 रुपए कब लौटाओगे? तो कंपनी बोलती है आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड बाद, एक निश्चित समय के बाद हम आपको आपके ये 10 रुपए या 100 रुपए जो भी है व्हाटएवर आपकी फेस वैल्यू, जो भी आपका प्रिंसिपल है वो अमाउंट हम आपको लौटा देंगे। तो कुल मिला के डिबेंचर क्या है बेटा? डिबेंचर इज इक्वल टू, हम फिर भी लोन बोल सकते हैं, बट लोन इज नॉट इक्वल टू डिबेंचर। हालांकि हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए, डी का मतलब डेट होता है, डेट का मतलब लोन होता है, और लोन पर कंपनी हमेशा क्या पे करती है बेटा? इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपनी किसी के पास जाती नहीं है, पब्लिक को इनवाइट करती है, पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, इन रिवर्ट कंपनी पब्लिक को उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद कंपनी अब पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी डिबेंचर होल्डर को वापस लौटा देती है। क्लियर होगी बात बेटा? चलिए, और हमने बोला भी था डिबेंचर का बेटा जो आजकल मॉडिफाइड नेम होता है उसको हम आजकल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, चलिए, तो कुल मिला के हमें डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालते हैं? अब सुनिए बेटा, इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन। यदि आपको क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है, बेटा क्या होता है मैच्योरिटी पीरियड? अभी हमने बोला भी था कि डिबेंचर होल्डर कंपनी से पूछते हैं कि आप हमें हमारा जो प्रिंसिपल है वो वापस कब लौटाओगे? तो कंपनी बोलती है आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड बाद, एक निश्चित समय के बाद। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में बेटा टाइम पीरियड गिवन ही नहीं है। जब आपने फर्स्ट ईयर अकाउंट्स पढ़ी होगी तो वहां पे आपने टाइप्स ऑफ डिबेंचर में, क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर में दो डिबेंचर्स पढ़े होंगे, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब है कंपनी अपनी होल लाइफ में डिबेंचर का रिडेम्पशन करेगी, पब्लिक को उसका पैसा एक समय बाद वापस लौटाएगी। लेकिन इररिडीमेबल का मतलब है कंपनी अपनी होल लाइफ में, पूरी जिंदगी में डिबेंचर का रिडेम्पशन नहीं करेगी, केवल शेयर होल्डर केवल डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती रहेगी। तो बेटा यहाँ जो बात हो रही है ना वो इररिडीमेबल डिबेंचर की हो रही है। इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन, यदि क्वेश्चन में आपको मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है तो बेटा वहां डिबेंचर की जो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कितना सा है? वो फॉर्मूला होता है, सिंबल क्या है बेटा? A फॉर कॉस्ट, D फॉर डिबेंचर। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला कितना सा है? फॉर्मूला है बेटा KD, और ब्रैकेट में हम एक वर्ड लिख रहे हैं बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, फॉर्मूला कितना सा होगा? फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100। डिबेंचर होल्डर को कंपनी बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट। तो बेटा ध्यान रखना, कॉस्ट तो ऊपर आ गई, इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए? खर्चा, तो खर्चे को आपने रखा ऊपर। और एनपी का मतलब है, अभी बता देते हैं, एनपी का मतलब होता है बेटा नेट प्रोसीड या स्लैश नेट इनकम, नेट प्रोसीड या स्लैश नेट इनकम। बेटा नेट प्रोसीड या नेट इनकम का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड नेट इनकम का मतलब होता है मार्केट में एक शेयर या एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने नेट पैसा कितना अर्न किया। आई अगेन रिपीट, कंपनी ने मार्केट में एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने नेट पैसा
कितना अर्न किया। मान लीजिए कंपनी ने एक डिबेंचर मार्केट में 100 रुपए का इशू किया। कितने रुपए का बेटा? 100 रुपए। और उसको इशू करने पर कंपनी के 20 रुपए 20 रुपीज खर्च हो गए। तो बेटा कंपनी ने एक डिबेंचर पे नेट पैसा क्या कमाया, नेट इनकम क्या अर्न करी, इसको हम बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। तो कितने रुपए अर्न किए नेट बेटा? 80 रुपीज। इसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। तो सिंपल सी बात है, यदि क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है तो डिबेंचर की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला कितना सा है? डिबेंचर या लोन पर कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट क्या पे करती है? इंटरेस्ट, और नीचे बेटा आएगा एनपी इंटू 100। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है। डिबेंचर होल्डर को कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है उसको हमने इंटरेस्ट बोला। इंटरेस्ट आपकी बेटा कॉस्ट का पार्ट है, खर्चे का पार्ट है, और खर्चे को आप किस में से पे करते हो, किस में से मीट आउट करते हो? आपकी इनकम में से। और इनकम यहाँ पर क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब हमने बताया मार्केट में एक शेयर या एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने नेट पैसा कितना कमाया। ठीक है बेटा। अब सुन लीजिए, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाह रहा हूं पहले, उसके बाद हम इस एनपी को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। बेटा एक्चुअली क्या है, चलिए मैं आपको एक एनपी की कैलकुलेशन करने सिखा देता हूं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, और वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या स्लैश नेट इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या स्लैश नेट इनकम। बेटा एनपी की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? अभी ठीक है, मैंने आपको रफली एग्जांपल से बता दिया कि कंपनी ने एक डिबेंचर कितने का इशू किया? एक डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज। उसको इशू करने पर कंपनी के कितने रुपए खर्च हो गए? 20 रुपीज। तो कंपनी ने कमाया कितना बेटा एक डिबेंचर पे? 80 रुपीज। अब ये 80 रुपीज कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सीखना है। तो बेटा सुनिए, एनपी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपी निकालना है तो एनपी की बेटा शुरुआत होती है सबसे पहले फेस वैल्यू से। किससे शुरुआत होगी बेटा? फेस वैल्यू। इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको हम बेटा एट पार वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम एट पार वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होती है फेस वैल्यू? बेटा फेस वैल्यू का मतलब है कंपनी जो शेयर या डिबेंचर मार्केट में सेल कर रही है उस पर क्या रेट प्रिंट है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी कंपनी बेटा शेयर या डिबेंचर को इशू करती है तो 3 केस पर करती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। 3 केस पर कंपनी डिबेंचर को मार्केट में इशू करती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब है 100 की चीज को, 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में ही जब कंपनी बेच देती है तो उसको हम पार बोलते हैं। 100 रुपए की चीज को जब कंपनी मार्केट में 110 रुपए के अंदर बेचती है तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और 100 रुपए की चीज को जब कंपनी 90 रुपीज में या 95 रुपीज में मार्केट में सेल करती है, इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो 3 केस आपने पढ़े थे, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। तो बेटा ध्यान रखना, फेस वैल्यू का मतलब क्या है? आप 100 रुपए की चीज को 100 रुपए के अंदर बेचो, 100 रुपए की चीज को 110 में बेचो, 100 रुपए की चीज को आप 90 रुपीज के अंदर बेचो। शेयर या डिबेंचर पे जो रेट प्रिंट है उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, उसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, उसी को बोलते हैं बेटा एट पार वैल्यू। यानी तीनों केस में शेयर या डिबेंचर पे जो रेट प्रिंट होगी वो 100 रुपीज ही होगी। तो बेटा फेस वैल्यू का मतलब हमने आपको बता दिया, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, इसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, और इसी को बेटा एट पार वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है फेस वैल्यू। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब तक ये पूरा चैप्टर एंड नहीं होता हमें केवल और केवल मात्र एक वर्ड पे फोकस करना है, और वो वर्ड है पूरे चैप्टर में फेस वैल्यू। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन
इज कैलकुलेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ फेस वैल्यू। जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होगा हमें कोई सी भी कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी पड़े, चाहे से हमें इंटरेस्ट निकालना पड़े, चाहे से हमें कुछ भी चीज कैलकुलेट करने को बोले फर्दर, सारी की सारी कैलकुलेशन किसके बिहाफ में होंगी बेटा? फेस वैल्यू। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है बेटा। फेस वैल्यू के बाद आपको बेटा प्लस करना है। यदि कंपनी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करती है, किस पे इशू करती है बेटा? प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कंपनी के लिए हमेशा होता है बेटा प्रॉफिट, तो प्रीमियम को आपको करना है प्लस। यदि कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है तो डिस्काउंट कंपनी के लिए होता है लॉस एट पार फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब एट पार वैल्यू। प्रीमियम पे इशू कर रही है, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है प्लस कीजिए, डिस्काउंट कंपनी के लॉस है माइनस कीजिए। और मान लीजिए ना प्रीमियम पे कर रही है ना डिस्काउंट पे कर रही है, एट पार पे ही कर रही है, तो ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। हमने यहाँ वर्ड यूज किया बेटा अमाउंट, हालांकि वैसे इसको बोलते हैं बेटा मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस, या इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना मैं यहाँ पे अमाउंट ही वर्ड यूज करवाता हूँ ताकि आगे जाके आप चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने वर्ड यूज किया है अमाउंट, वैसे इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मार्केट प्राइस। क्लियर होगी बात? या इसको हम इशू प्राइस भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, अब जेब में बेटा आपके पैसा आ गया तो उसमें से अब हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट खर्च भी करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट में से हम माइनस करते हैं बेटा इशू एक्सपेंस। क्या माइनस करते हैं बेटा? इशू एक्सपेंस। क्या होते हैं इशू एक्सपेंस? इशू एक्सपेंस का मतलब होता है मार्केट में एक शेयर या एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने कौन कौन से खर्चे किए। और एक चीज बता दूं, क्वेश्चन में बेटा जो इशू एक्सपेंस है उसका एक अदर नेम और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार क्वेश्चन में यदि फ्लोटेशन कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। द अदर नेम ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज कॉल्ड इशू एक्सपेंस। इशू एक्सपेंस का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं जब कंपनी मार्केट में शेयर और डिवेंचर को इशू करती है? तो बेटा एक्सपेंस होते हैं मेजरली तीन, बता रहा हूं मैं आपको। बाकी क्वेश्चन में पूरे हम बात कर रहे हैं एकेडमिक लेवल की। इन तीन एक्सपेंस के अलावा आपको चौथा एक्सपेंस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं पूरे एकेडमिक लेवल से। कौन कौन से मेजरली आपको तीन एक्सपेंस देखने को मिलेंगे जब एक कंपनी को शेयर या डिबेंचर को इशू करते वक्त करने होते हैं? तो बेटा वो तीन एक्सपेंस हैं। पहला है आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस, दूसरा है हमारा ब्रोकरेज, और तीसरा होता है बेटा हमारा अंडर राइटिंग कमीशन। क्या होता है बेटा? अंडर राइटिंग कमीशन। और जब हम ये तीनों एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तीनों एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देंगे किसमें से? जो अमाउंट हमारी जेब में आया था, और जब हम इस इशू एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो इसको बेटा हम बोलेंगे नेट प्रोसीड या नेट इनकम। कि कंपनी ने मार्केट में एक शेयर या एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने बेटा नेट पैसा कितना अर्न किया। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हल्का सा क्विक रिकैप कर देता हूं। हमने आज सबसे पहली कॉस्ट स्टार्ट करी जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सिंबल क्या है बेटा? के फॉर कॉस्ट, डी फॉर डिबेंचर। दो कंडीशन है। पहली है इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कंपनी शेयर या डिबेंचर को कब मैच्योर करेगी, पब्लिक को उसका पैसा वापस कब लौटाएगी। यदि क्वेश्चन में आपको मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है तो डिबेंचर की जो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है वो हम बहुत छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। डिबेंचर या लोन पे कंपनी एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे कर रही है, या डिबेंचर या लोन पे कंपनी की जो कॉस्ट है वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट है। और अपॉन डिवाइड लगाया किसका? इनकम का। हमेशा एक्सपेंस का पेमेंट होता है आउट ऑफ इनकम, और यहाँ पे इनकम है आपकी बेटा एनपी। एनपी का मतलब है बेटा नेट प्रोसीड या नेट इनकम। और नेट प्रोसीड या नेट इनकम का मतलब हमने आपको बता दिया
मार्केट में एक शेयर या एक डिबेंचर को इशू करने पर कंपनी ने नेट पैसा कितना अर्न किया उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। और हाउ टू कैलकुलेट हमने बता दिया। सबसे पहले आपने लिया बेटा फेस वैल्यू, उसके बाद हमने ऐड किया प्रीमियम, फिर हमने लेस किया डिस्काउंट, जो भी अमाउंट हमारी जेब में आया उसमें से हमने माइनस किए इशू एक्सपेंस। और इशू एक्सपेंस हमने आपको 3 बताए, पहला प्रिंटिंग एक्सपेंस, दूसरा ब्रोकरेज और तीसरा आपका होता है बेटा अंडर राइटिंग कमीशन। कई बार इनका अमाउंट डायरेक्टली गिवन होता है और कई बार बेटा ये परसेंटेज में गिवन होते हैं। तो हमने क्या बोला इस पूरे चैप्टर में, अभी शायद 5 मिनट पहले ही बोला था, जब तक ये चैप्टर एंड नहीं हो जाता हमें एक ही वर्ड पे फोकस करना है, एक ही वर्ड पे कंसंट्रेशन करना है, और वो वर्ड है हमारा क्या, फेस वैल्यू। यदि कोई भी चीज आपको परसेंटेज में गिवन है तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ फेस वैल्यू। क्लियर हो गई बात बेटा? तो पहली कॉस्ट आपको समझ में आई होगी। इसका एक पार्ट आज हम लोगों ने कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल बेटा। जय श्री श्याम टू ऑल।